फिर जब मैंने योजना देखा मुझे अच्छा ये तो गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है। तो जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है वो क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो सबसे रिलायबल सोर्स क्या हुआ, जो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है। पॉलिसी कैसे बनती है, क्योंकि वो जो संसद टीवी है वो गवर्नमेंट का चैनल गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट करती है, तो वो ऑथेंटिसिटी ऑब्वियसली ऑथेंटिक भी है, रिलायबल भी है, और वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती थी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, वो कहते हैं ना कि सपूत के पांव जो हैं वो पालने में ही झलकते हैं, नजर आते हैं, और वही लोग देखते हैं और उसी समय से आकलन कर लेते हैं कि सपूत कहाँ तक पहुँचेगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग में जो 68वीं परीक्षा हुई है और जिसमें सफलता मिली है। हालांकि ये 8 वर्षों में, पिछले 8 वर्षों में इस बार लड़कियों ने ही परचम लहराया है और 6 लड़कियां जो हैं टॉप 10 में आई है। आज हम मुखातिब हैं पहले नंबर, पहले पायदान पर जो लड़की चयनित हुई है सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, उनसे। हमारे साथ प्रियांगी मेहता हैं, इनका हम बहुत स्वागत करते हैं चौकस भारत न्यूज़ में। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत न्यूज़ में, और बहुत बहुत बधाई आपको इस चैनल के परिवार की तरफ से। प्रियांगी, सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास है हमारा कि ये जो सफलता का जो सीढ़ी है, एक एक करके जो आपने चढ़ा है, मेहनत जो शुरू की है आपने, वो कहाँ से शुरू किया, कब से शुरू किया है? मेहनत तो वो जो स्कूल के वक्त से होती है, जब आप छोटे बच्चे हो तो एक डिसिप्लिन लाइफ होती है आपकी। तो 6 से पहले तो बच्चे खैर सीरियस नहीं होते, तो 6 के बाद हाँ मैंने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया है और एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि वक्त के साथ जो पढ़ने की आदत होती है वो एक रूटीन बन जाती है, वो एक हैबिट बन जाती है। फिर वो आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता उसको करने के लिए, वो एक रूटीन का पार्ट बन जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई मेरे लिए एक रूटीन हैबिट बन गई कि अगर मैं दिन में नहीं करूँ तो मुझे लगता है कुछ तो मिस हो रहा है, मतलब। तो मेरे को लगता है कि पढ़ाई अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी, फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत नेचुरली आ जाएगी। जी देखिए, कई ऐसे पायदान होते हैं, कई ऐसे मुकाम होते हैं जब बच्चे जो हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई संस्था जहाँ से आप ग्रेजुएशन करते हो, जहाँ से आप पीजी करते हो, तो उस समय आपको वो काफ़ी प्रबल बनाता है, संबल देता है। तो ये कुछ संस्थाएं भी जो है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी भी किया होगा आपने, तो ग्रेजुएशन करने में जो माहौल मिले विश्वविद्यालय के या कॉलेज के, वो कैसा रहा आपको? क्या वहाँ से भी कुछ इस तरह के सपोर्ट? हाँ, डेफिनेटली जो कॉलेज में आपके प्रोफेसर्स होते हैं उनका जो फीडबैक होता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको आपके बारे में ओपिनियन क्या होता है, वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि जो मेरे प्रोफेसर्स थे, वो उनको लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जब जब मुझे लगता था कि मे बी मेरे से नहीं होगा, तो मैं बस याद करती थी कि नहीं, सर ने बोला है कि यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो वो कॉन्स्टेंटली एक जो वॉइस होती है ना आपके दिमाग में कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो और जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, जब वो उनके मुंह से वो आवाज़ आती है, तो फिर चाहे आप जितने भी आप अंधेरे में हो, वो एक रोशनी की तरह काम करता है वो। जी। तो किस विश्वविद्यालय की आप छात्रा रही हैं अभी? जी, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। पढ़ाई के दौरान ही, चूँकि संस्था बड़ी है, अच्छी संस्था है, भारत में स्थान रखता है वो, तो वहाँ इस तरह का माहौल आपको मिला, या फिर घर से ही आपने ये मन बना लिया था कि मुझे एस्पिरेंट के रूप में शुरू करना है ये सिविल सर्विस? सिविल सेवा तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने से पहले भी करना चाहती थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ पे ऐसे गांव और पिछड़ा तबके से बहुत सारे लोग थे, चाहे वो यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से, झारखंड, मतलब प्रोमिनेंटली ईस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं, वो वहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनका एक पूरा ग्रुप मिला मुझे। तो उनके पर्सपेक्टिव, उनके आइडियाज़ हमने आपस में डिस्कशंस की, फिर जो प्रोफेसर्स का इनपुट होता था, डेफिनेटली उसने उस चीज़ को स्ट्रेंथन किया, और जो मेरा विल है कि हाँ मुझे करना चाहिए, मैं कैपेबल हूँ, उसको और स्ट्रॉन्ग किया। चलिए, ये तो पूरी कहानी हुई जहाँ से आपकी शुरुआत हुई। अब हम सीधा आते हैं उन टर्म्स पे जिसके बदौलत आपने ये जो परचम है लहराया है। कैसे कैसे तैयारी हुई, किस किस जो किताब होते हैं या तैयारी में जो नोट्स होते हैं, लोग कहते हैं फलां कोचिंग में जाओ, उनसे पढ़ो, ये इस विषय के लिए वो टीचर है, इस विषय के लिए वो टीचर है, तो ये क्या मिथ है या फिर ये हकीकत में करना पड़ा आपको भी?
मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकती। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे ही चीज़ें समझ आती हो सकता है कुछ लोगों को टीचर्स की हेल्प चाहिए होती हो, कोचिंग की हेल्प चाहिए होती हो, लेकिन वो तरीका मेरे लिए कारगर नहीं था। मेरा अपना तरीका था। जैसे कि जो जनरल स्टडीज़ होती है, उसके लिए मेरा जो प्रेफ़रेंस था कि जैसे कि जो पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था, जो अभी संसद टीवी है, उस पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिस पे डिबेट शोज़ आते हैं। जैसे अभी जो पर्सपेक्टिव है वो बिग पिक्चर हुआ करता था, तो उसमें हर दिन एक एपिसोड आता है, तो मैं सुनती थी कि वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आपको जब पता रहेगा कि आईपीआर क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं, वो जिन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड ओपिनियन है, जो गलत नहीं हो सकता, वो होते हैं। और जैसे वो बात करते हैं, जो वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत एनरिचिंग था कि हाँ, मैं सुन रही हूँ कि पॉलिसी कैसे बनती है। क्योंकि वो जो संसद टीवी है वो गवर्नमेंट का चैनल, गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट करती है, तो वो ऑब्वियसली ऑथेंटिक भी है, रिलायबल भी है, और वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती थी। तो जीएस की तैयारी तो मैंने एक बहुत बड़ा पोर्शन उधर से किया, और जो बाकी योजना मैंने कभी मिस नहीं करी, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो जब कुरुक्षेत्र भी पढ़ा आपने? नहीं, कुरुक्षेत्र मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो रूरल इंडिया पे बेस्ड होता है, तो उस ऑब्वियसली बहुत वो भी अच्छी मैगज़ीन है, काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो मतलब जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो यूपीएससी के लिहाज से इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा, मतलब मेरे लिए नहीं रहा। योजना की जो एक-एक टॉपिक रहती थी, मैं अच्छे से पढ़ती थी, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि 1 साल की जो योजना के जितनी भी एडिशंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया। इनफैक्ट योजना में एक टर्म आया था, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, और यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना 2022 में ये क्वेश्चन आ गया था, तो बहुत लोगों को पता नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था ये है क्या टर्म। फिर जब मैंने योजना देखा, मुझे अच्छा ये तो गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है। तो जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है वो क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो सबसे रिलायबल सोर्स क्या हुआ, जो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है। तो इसीलिए मैंने जो गवर्नमेंट, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो उसके जैसे मेरा जो ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट्स आती हैं, जैसे एस जयशंकर की जो स्पीचेस होती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत क्रूशियल था। तो कोशिश करो सिविल सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट से जो डायरेक्टली चीज़ें आ रही हैं, उस पर रिलाई करो, कंपेयर टू इंटरमीडिएट, जो बहुत सारे लोगों से पास डाउन होके अपने तरह से डिसाइफर कर रहे हैं, फिर अलग तरीके से उसको लिख रहे हैं। कोशिश करो कि वो डिल्यूट कंटेंट आपके पास ना आए। जानकारी मिली है मुझे कि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा तक आपने पहुंचा है, इंटरव्यू की भी अब तैयारी चल रही है, और तभी आपने बूम किया इतना ज़बरदस्त, और टॉपर हैं आप बिहार लोक सेवा आयोग की। अब जो ये माहौल बन रहा है, और सुना है ये भी कि राजस्व मिला है आपको, थोड़ा सा हम आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के जो ये है उसमें हम चर्चा करना चाहेंगे। आप एक महिला हैं, बाहर रह के पढ़ाई की हैं, आपके पिताजी जो हैं वो कह रहे हैं मैकेनिक हैं, शायद सॉफ्टवेयर मैकेनिक हैं या क्या कंप्यूटर मैकेनिक हैं। तो इस तरह के परिवेश को देखते हुए, इस तरह के बैकग्राउंड को देखते हुए, आपने इतनी बड़ी हिम्मत जो है वो कहाँ से जुटाई? कौन है प्रेरणा स्रोत आपका? मेरी जो फैमिली है वो एजुकेशन को लेके हमेशा से काफ़ी अवेयर, काफ़ी सपोर्टिव रही है। मेरे जो दादाजी हैं वो राजस्व विभाग पटना जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे क्लर्क थे। तो जो सरकारी नौकरी दादाजी की थी, तो हमेशा कहते थे नहीं ऑफ़िसर बनो, ऑफ़िसर बनो। पापा भी चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। तो भले ही फैमिली मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन को लेके काफ़ी अच्छी रही है, वो जो नर्चर मिलना चाहिए, वो जो इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, प्लस जो मटेरियल रिसोर्सेज़ है वो तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रोवाइड करा, तो इसके वजह से मैं कर पाई। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप 3 बहनें हैं, भाई नहीं हैं आपके। भाई तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, हम सब भाई हैं आपके। तो लेकिन जो होता है घर में कि भाई होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, तो वो कहीं वेरिएशन आपको समझ में आया सामाजिक तौर पे या फिर पारिवारिक तौर पे? जो बिहार का समाज है, बिहार क्या पूरे इंडिया में वो पैट्रियार्की थोड़ी चलती है, मेल चाइल्ड को प्रेफ़रेंस दिया जाता है। तो ऐसे अब लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है, ट्रेडिशनली वही देखा है, तो मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी। हाँ, सोसाइटी में लोग बोलते थे, लेकिन मेरी फैमिली वो मेरे लिए हमेशा एक शील्ड की तरह रही। ना ही मेरे दादा-दादी ने कभी ये डिस्क्रिमिनेट किया, ना ही कभी मेरे मम्मी-पापा ने डिस्क्रिमिनेट किया। इनफैक्ट मेरे जो पापा की जो दादी थी, मैं जब छोटी थी तो वो भी थी, मैंने उनको भी देखा है। तो उन लोगों ने भी नहीं कभी ये चीज़, तो मैंने अपने परिवार में देखा ही नहीं कि फ़र्क क्या होता है। बाहर से जो आवाज़ आ रही थी, तो मुझे उसका कोई फ़र्क कभी पड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली वैसी नहीं थी।
चलिए, कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी परेशानी होती है, वो बहानेबाजी करते हैं। कभी-कभी ये भी सुनने में आया है कि हमसे हो नहीं पा रहा है, कैसे करें, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। एक को ठीक करते हैं, दूसरा खराब होते चला जाता है, तो वैसे में वो बैलेंस कैसे करें आपके इसमें आपके अनुसार, आपके अनुभव के आधार पर अभी कैसे तो निकालें? इतना एक्सपीरियंस मुझे है नहीं कि मैं बोलूँ कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि एक छूट रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो मे बी आपका जैसे कि यूपीएससी में एक 80-20 रूल होता है, तो मे बी आप 80% वाला जो सिलेबस है, जो 80% जो आपको ज़्यादा आउटपुट देगा, जो 20% पढ़ के मे बी आप उसकी जगह आप वो 20% वाला पढ़ रहे हो, जो आपको आउटपुट नहीं देगा ज़्यादा। तो मैं वही कहूँगी कि अगर मे बी आपने, क्योंकि ऐसा छूट रहा है, मुझे नहीं लगता, सिलेबस है वास्ट है, डेफिनेटली वास्ट है, लेकिन अगर लग रहा है कि छूट रहा है तो कोशिश करो कि जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो रिसोर्सेज को लिमिट करो, कोर चीज़ों पे फोकस करो। जैसे कि मैंने बोला कि बड़ी बड़ी मैगजीन्स ले आए आप, बैकलॉग हो रहा है, तो कोशिश करो कि डेली बेसिस पे, जैसे मैंने सजेस्ट किया, वो पर्सपेक्टिव चैनल जी, आता जी। है, नहीं तो आप देख लो ना, तो आपको पता रहेगा कि गवर्नमेंट डेली बेसिस पे क्या डिस्कस करी है। जो गवर्नमेंट डिस्कस करी है सिविल जो सेवा होती है उसके पेपर में वही आना है। फिर जो बिहार के कंटेक्स्ट में बिहार गवर्नमेंट की ऐसी कोई चैनल होती नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, मे बी होती हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ऐसे डिबेट शोज़ होते हो, करवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए, ताकि बिहार की पॉलिसी स्टूडेंट्स को पता चले। तो बिहार गवर्नमेंट की जो माउथ पीस मेरे लिए थी, वो थी इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियसली वॉल्यूमिनस होता है, 400 पेज की होती है, लेकिन 100 पेजेस में तो डेटा होते हैं, बाकी 300 पेजेस जो होते हैं। तो मेरे को लगा कि टाइम लगेगा, लेकिन लेट्स हैव अ रीड। तो मैंने एक बार उसको पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, पूरी चीज़ें तो याद नहीं होती, जो रेलिवेंट चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली। और उसके बाद फिर बिहार से जो भी क्वेश्चंस आते थे, अर्बनाइजेशन एक क्वेश्चन आया था, सोलार मिशन, तो मुझे लगा कि ऐसा GS2 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मैं उस इकोनॉमिक सर्वे से उठा के ना लिख सकूं। इकोनॉमिक सर्वे के अलावा जो स्टेटिक ज्योग्राफी होता है, जैसे कि सोलार मिशन पे क्वेश्चन आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ली, चाहे वो रूफटॉप हो या फिर PM कुसुम जो बिहार गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही हो, और भी चीज़ें अपनी योजनाएं हैं उनकी, जैसे देयर इज़ अ बॉडी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, BREDA, तो वो बॉडी को मेंशन करना। उसके अलावा जैसे कि बिहार में सोलार एनर्जी वो क्यों प्रोमिनेंट है, तो आपको बिहार की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि सोलार एनर्जी रिच बिहार में पॉसिबल है कि नहीं। तो वो स्टैटिक चीज़ों को प्लस इधर डायनेमिक को कंबाइन करके आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो बिहार के लिए इकोनॉमिक सर्वे आपको लगेगा कि मैं ना पढ़ूँ, बहुत वॉल्यूमिनस है, बट उसका जो आउटपुट होता है वो वर्थ इट होता है। और सिर्फ उसमें नहीं, इंटरव्यू में आपको बिहार के बारे में चीज़ें पता होंगी, आपको डर नहीं लगेगा कि किसने क्या पूछ लिया। इंटरव्यू की बात आप कर रही हैं। इंटरव्यू बोर्ड जो था आपका, वो किस तरह का था? आपके अनुसार था, अनुकूल था, या फिर प्रतिकूल माहौल वहाँ देखने को मिल रहा था? सवाल कैसे-कैसे किए गए? हाँ सर, मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो जितना एक इंटरव्यू बोर्ड फ्रेंडली हो सकता है वो उसका मैक्सिमम था। उससे ज़्यादा फ्रेंडली होता तो वो बहुत कैजुअल हो जाता। तो दे वर वेरी वार्म, बहुत वेलकमिंग थे, बहुत फ्रेंडली, मतलब कंफर्टिंग थे। ऐसा नहीं कि कुछ हॉस्टाइल चीज़ हो रहा है। मेरे को उन्होंने बोला कि डोंट वरी, कुछ नहीं हो रहा, आराम से बैठो। तो ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल डिस्कशन चल रही है। तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि जो मुझे लग रहा था मैं भी नर्वस हो जाऊँ, एंग्जाइटी हो, कुछ किसी भी तरह की परेशानी मुझे सामना नहीं करना पड़ा। और जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे उन्होंने मेरे ऑनर से पूछा, जो कि पॉलिटिकल साइंस है, उसके ऑलमोस्ट सारे एरिया को उन्होंने कवर किया, बीट कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर जैसे बिहार की जो शराबबंदी है, बिहार का पॉलिटिकल कल्चर, शराबबंदी, टूरिज़्म, देन और एक और क्वेश्चन था उनका जो कि रिलेटेड था पॉलिटिकल जो थियरिस्ट होते हैं उससे, उनसे रिलेटेड था। तो बहुत वास्ट एरिया उन्होंने कवर किया। कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको परेशान किया हो, कुछ अटपटा सा, या फिर कुछ सिलेबस से ही जो है वो एकदम ऊपर निकल नहीं, गया? एक चेयरमैन सर का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो बिहार में शराबबंदी है तो टूरिज़्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो जब तक शराबबंदी है तो टूरिस्ट जो रिक्रिएशन पर्पस से आते हैं वो नहीं आना चाहते, कि ड्राई स्टेट है हम नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, शराबबंदी हटा देनी चाहिए? तो फॉर अ मोमेंट मुझे सोचना पड़ा था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, क्योंकि शराबबंदी भी बिहार की एक लैंडमार्क सोशल पॉलिसी है, उसको अबॉलिश करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और अगर हम एकदम अलाउ कर देंगे वो भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में भी, DPSP में भी है कि स्टेट के लिए डायरेक्टिव है कि यू हैव टू इंश्योर दिस प्रोहिबिशन।
तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ा था। तो मैंने मुझे जो लगा मैंने अपना बताया, मिडिल पाथ की मे बी वी कैन हैव सम रिस्ट्रिक्टेड स्पेस और रेगुलेट कर सकते हैं, टूरिस्ट के लिए थोड़ा पार्शियल अलाउ कर सकते हैं। तो फिर सर ने और जो बोर्ड मेंबर्स उन्होंने काउंटर क्वेश्चंस किया कि ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब पॉलिसी जो मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव वो कितना वाइड होता है, वो कितनी एंगल से सोच सकते हैं। मैं तो एक एंगल से सोच पा रही थी, लेकिन वो जितने डायमेंशन से सोच पा रहे थे, मैं ऐसे ऑ स्ट्रक थी कि अच्छा दे आर रियली एक्सपीरियंस, मतलब दैट्स वाई दे आर बोर्ड मेंबर्स। तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग पे एज्ड हो जाएगा। चलिए, एक सवाल और हम आपसे कर रहे हैं कि जो आपने सोचा कि अधिकारी बनना है, आपने यूपीएससी भी दिया है, मुख्य परीक्षा भी दे रखा है, क्या लगता है समाज में आप कौन से वो तत्व हैं जिसको आप बदलने का प्रयास बचपन से कर रहे हैं? हाँ, बचपन से जैसे कि मैंने बोला है कि जो एक महिला और एक जो बच्चा होता है, वो समाज की एकदम जो कोर एरिया होता है ना, वही होता है। अगर एक महिला शिक्षित है, वो हेल्दी है, वो सक्षम है, तो एक हमारा जो परिवार है वो हेल्दी होगा, वो विकसित होगा। और समाज की जो नींव होती है वो एक परिवार होता है। तो जो महिला और विकास और बाल कल्याण होता है, तो मेरा फोकस वहीं पे रहेगा। और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे कि जो हमारा इंडिया है वो अब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो चुकी है। तो अगर हम उस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से एजुकेट करके, स्किल करके और उसको एक हेल्दी लाइफ इंश्योर नहीं करेंगे, तो एसेट बनने की जगह वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। वो एक जो पॉपुलेशन बॉम्ब होता है, मे बी हमें वैसा कुछ फेस करना पड़े। तो उसको आजकल की युवा पीढ़ी को, खासकर जो 18 से 20-25 साल के लोग हैं, उनको एक सही डायरेक्शन में भेजना। और जो जुवेनाइल पॉपुलेशन है, जो 18 साल के नीचे हैं, खासकर जो अभी जिस जनरेशन से वो गुजर रहे हैं, इतना ज़्यादा केओस है, टेक्नोलॉजी और पेरेंटल गाइडेंस लिबर्टी के नाम पे नेग्लिजिबल हो चुका है, क्योंकि बच्चों को प्राइवेट स्पेस चाहिए। तो ये इंश्योर करना कि वो सही डायरेक्शन में जाए, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। मुझे यही इसी चुनौती को आपने स्वीकार किया, अधिकारी आप बनने का प्रयास किए थे, बन गई अधिकारी आप। चलिए, आखिर में एक सवाल आपसे ये कि एक महाभारत जो टीवी सीरियल में आता था, उसमें एक छोटा सा अंश मैंने देखा था, यक्ष युधिष्ठिर वार्ता जो है हुई थी, जब यक्ष के पास युधिष्ठिर वगैरह नदी में सब पानी पीने गए थे, तो उसमें यक्ष एक प्रश्न करता है युधिष्ठिर से कि भाई, कार्यं कृते यदि न सिद्ध्यति को यत्र दोषः। अगर कोई काम कर रहे हैं, ये बात मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए कर रहा हूं जो 2-3 बार फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। कार्यं कृते यदि न सिद्ध्यति को यत्र दोषः, यानी दोष कहाँ है। अगर हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो दोष कहाँ है, ये आपसे जानना। सर, मैं उन एस्पिरेंट्स को ये नहीं बोलूँगी कि दोष हैं, क्योंकि मुझे पता होता है, मुझे पता है कि जब लोग 2-3 बार के बाद मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाते, तो वो जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, उसको मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने वो पर्सनली फेस नहीं किया है। और वो ज़िंदगी में उन्होंने जितना देखा है, उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। ऑब्वियसली फैमिली भी एक टाइम के बाद हॉस्टाइल हो जाती है, तो वो जो करेज वो उनके पास होता है, जो कन्विक्शन उनके पास होता है, तो उसको भी भले ही वो क्लियर ना कर पाए, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने वो चीज़ फेस किया है। कि जैसे कि जब आप यूपीएससी करने जाते हो, तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं, अरे मजाक तो करते हैं, अरे यूपीएससी करोगे तुम। तो फिर वहाँ से लेके उस लोगों को समझाना, परिवार को समझाना, फिर खुद को भी एक सही स्टेट में रखना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जैसे कि ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं होता ऊंचाई तक पहुंचने में और अंतिम क्षण तक हिम्मत ना हारने में। तो जो पास कर लेते हैं वो होते हैं, सबसे ऊंची चोटी पे होते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते, उन्होंने अंत तक हिम्मत नहीं हारी होती है, और मुझे लगता है कि वो भी विनर होते हैं। तो उनको सक्सेस के बेसिस पर जज करना सही नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब सीधी बातचीत हम करेंगे, इनके दादाजी हैं जो जिस विभाग में ये अधिकारी बन के गई हैं, इनके दादाजी वहीं कभी क्लर्क बन के जिंदगी जी रहे थे। हालांकि अवकाश प्राप्त कर चुके हैं ये, अब इन्हीं से मुखातिब हैं। दादाजी, कैसा लग रहा है आपकी पोती अधिकारी बन गई है? बहुत बढ़िया लग रहा है और खुशी की बात है, और हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा जीवन में सबसे माने ऊंची श्रेणी का होता है, और जिस परिवार के लोग शिक्षित हैं, उनका परिवार भी आगे बढ़ता ही है। यही तो, और क्या कुछ कहेंगे हम।
मतलब आपको लग रहा है कि जहाँ पे हम क्लर्क थे, मेरी बेटी उसी विभाग में अधिकारी बन गई हाँ। है, ये आपकी अलग पहचान जो है बना के रखी है? हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट में थे जी। और इनका रेवेन्यू ऑफिसर में हुआ है, ये फील्ड में है, किस सचिवालय में है, इसका हमको पता नहीं है। हमको तो अंदाज लगता है कि सेक्रेटेरिएट में नहीं होगा, फील्डे में कोई जिला वगैरह में हो सकता है, क्या कि सेक्रेटेरिएट में रेवेन्यू ऑफिसर का तो पोस्ट नहीं है। वो जहाँ भी होंगी, लेकिन हाँ, आपके लिए हाँ। तो ये सुखद क्षण है वो फील्डे में होगा कहीं, है ना? चलिए, तो हमारी बातचीत दादाजी से भी हो गई है, अब माता पिता की बारी है। माता पिता से हम चाहेंगे कि थोड़ा एक बार जो हमारे सहयोगी हैं उनसे दिखाएं इनको, और किस तरह का माहौल है इनके चेहरे पर भी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लग रहा है बहुत कि खुशी अब की आप बात है। अलग पहचान बन गई बिल्कुल आपकी। बिल्कुल, 1-2 दिनों में पूरी ज़िंदगी बदल गई। 2 दिनों में जी जिंदगी हाँ, बदल 2 गई। दिनों में ज़िंदगी बदल गई। उतने वर्षों का मेहनत जो है, आपने जो डेडिकेशन अपने बच्चों के प्रति जो दिया, वो 2 दिनों में पूरी ज़िंदगी बदल गई, उतने दिनों की मेहनत का, है ना? समझिए। माने कभी कि उतार चढ़ाव हुआ अपने बच्चों को, ये देना वो देना, ये चीज़ वो चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा भी कभी महसूस हुआ? आपको लगा कि कचोट रहा है मन कि हम ये देते? नहीं, वैसा कुछ डिमांड होता ही नहीं था जो कोई छोटे मन को। इन लोगों का नॉर्मल डिमांड होता था, सिर्फ बुक चाहिए पापा, और कुछ नहीं, अच्छा, बस वो अवेलेबल हो जाता था। कोई हायर डिमांड होता ना, अगर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते तो मन को चोटता है। कोई ऐसा हायर डिमांड होता ही नहीं था, या कोई ये जो डिमांड नहीं होने का मूल वजह है वो माँ की वजह से है। माँ जो है हमेशा जो है एक टीचर की तरह घर में बच्चियों को शुरू से ही रखती है। क्या महसूस कर रही हैं आप? कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हाँ, कि आपको? बता नहीं सकते। बता नहीं हाँ। सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे से हाँ। ये पता चल रहा है सबको कि आपकी खुशी जो है आप महसूस कर रही हैं। कभी ऐसा हुआ कि डांटना पड़ा हो बच्ची? नहीं, किसी को नहीं। किसी को नहीं। नहीं। अब क्या लग रहा है? अलग पहचान आपके पूरे जो महिला मंडली होती है उसमें, परिवार में जो कल जो ताने होते थे सुनने को तो मिला ही होगा, अब वो जवाब मिल गया होगा उनको? हाँ, वो सबको तो जवाब मिल गया। सबको जवाब मिल गया। चलिए, तो भाई सबको मौन रूप से यानी परोक्ष रूप से जो है सबको जवाब भी मिल गया, और सब पूरा खुशी का माहौल है इस घर में। भाई बिटिया जो है वो अब ऑफिसर बन गई है। सीधी सी बात है, गुण के ग्राहक सहस नर बिनुगुन लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। सीधी सी बात है भाई। अभी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके लिए भी तैयारी चल रही है, मौखिक परीक्षा होनी है, और हो सकता है कि वो क्षण भी आए जब हम यूपीएससी में इनका सिलेक्शन हो और फिर इनसे मुखातिब हों और एक बार फिर इनसे बातचीत करें, इनके सफलता के सीढ़ियों को चढ़ने के क्रम में जो जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।